हाँ तो बच्चों, आज हम यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन के लिए एवरेज वेलोसिटी निकालना बताएंगे। तो ड्यूरिंग मोशन एवरेज वेलोसिटी को दो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वी एवरेज या वी ऐसे भी देते हैं, एवरेज वैल्यू का सिंबल होता है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम बताएंगे कि किसी भी फंक्शन की 0 to x नॉट एवरेज वैल्यू क्या होती है। तो फंक्शन की एवरेज वैल्यू होती है, f(x) की एवरेज वैल्यू होती है इंटीग्रेशन dx 0 to x नॉट और इंटीग्रेशन 0 to x नॉट f(x) dx। ये इसकी एवरेज वैल्यू का फार्मूला है, इससे हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेम मैनर हम वेलोसिटी एवरेज की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर v हमारा t का फंक्शन हो तो v एवरेज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन dt 0 to t इंटीग्रेशन v dt 0 to कैपिटल T, ठीक है ना। ऐसे ही एवरेज एसिलरेशन होता है इंटीग्रेशन 0 to t dt और इंटीग्रेशन 0 to कैपिटल T a dt, जहां a इंस्टेंटेनियस एसिलरेशन और v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो इसके लिए हम देखो यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन के लिए एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। जैसे कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एसिलरेशन से चलता है t इक्वल टू 0 पर और t इक्वल टू मान लो t तक चलता है, ठीक है ना। यहाँ वेलोसिटी इसकी u है और यहाँ वेलोसिटी v है, यूनिफॉर्म एसिलरेशन a है। तो ये जो हमने निकाला था यूनिफॉर्म एसिलरेशन a है और एवरेज वेलोसिटी इसके लिए निकाले, तो ये आती थी u प्लस v अपॉन 2, ये आती है। तो ये कैसे आती है ये हम बताएंगे। तो इसके लिए समझिएगा कि v एवरेज निकाल रहे हैं तो ये s अपॉन t होती है। तो s तो सीधा हम निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट s अपॉन t होती है। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अपॉन t इक्वल टू u प्लस हाफ at, इतना बचेगा। अब यहां देखो 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2u प्लस at बचेगा, इसको हम लिख देंगे u प्लस at अपॉन 2। तो ये u प्लस at को भी लिख देंगे तो u प्लस b अपॉन 2, ये एवरेज वेलोसिटी आ गई। एवरेज वेलोसिटी u प्लस b अपॉन 2 होती है, यानी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन से मूव कर रहा है ना, जिसमें कि वेलोसिटी v जो है हमारी t के साथ लीनियर रिलेशन नहीं है, जैसे u प्लस at नहीं है, ये इस तरह से u की वैल्यू कुछ होगी। ये v इक्वल टू atq प्लस bt स्क्वायर प्लस ct प्लस d, इस तरह से अगर दिया है तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी हुई d, इनिशियल वेलोसिटी हुई d और वेलोसिटी फाइनल कितने टाइम पर निकालनी है तो उसके लिए यही वाले फार्मूले को हम यूज करेंगे और एवरेज वेलोसिटी को निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो सीधे आप एवरेज वेलोसिटी में वेलोसिटी अगर टाइम के फंक्शन है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टाइम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर दी है, तो गिवन टाइम इंटरवल के लिए हम एवरेज वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेम एवरेज एसिलरेशन को भी निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला आपकी समझ में आ गए होंगे दोनों।
और इनसे नीट में या जेईई में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v गिवन होती है और वो टाइम का फंक्शन होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v जो है टाइम का फंक्शन होती है और गिवन टाइम इंटरवल के लिए हमें एवरेज वेलोसिटी निकालने को पूछी जाती है। तो बच्चे उससे ना तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं क्योंकि यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन है नहीं, है ना, तो वो सोच नहीं पाते। और ये जेईई का कॉन्सेप्ट है, जेईई में जो है इस तरह की प्रॉब्लम जब तक पूछी जाती है, लेकिन कभी कभार नीट में भी पूछी जा सकती है क्योंकि इंटीग्रेशन तो करना जो नीट के बच्चे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, सिंपल इंटीग्रेशन और सिंपल डिफरेंशिएशन तो उन्हें भी आता है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन होती है और इसे आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है तो आप फंसे रहेंगे, सोचते रहेंगे, कहीं एस निकालने की कोशिश करेंगे, कहीं कुछ निकालेंगे, लेकिन इस फार्मूले को यूज किए बिना आप एवरेज वेलोसिटी या एवरेज एक्सीलरेशन नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो ठीक इसी तरह से आज हम दो कॉन्सेप्ट बताएंगे, एक कॉन्सेप्ट बता दिया है और दूसरे वीडियो में हम इनकी प्रॉब्लम इन्हीं फार्मूलों पर बेस्ड कुछ एक प्रॉब्लम हम आपको सॉल्व करने के लिए देंगे, तो उनको आप सॉल्व करके हमें बताएंगे, ठीक है ना। अब दूसरा कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि कोई पार्टिकल मूव करता है किसी कर्व पाथ के अराउंड, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन करता है कोई पार्टिकल, तो यहाँ u वेलोसिटी से तो प्रोजेक्ट किया जाता है और ये इस तरह से मूव करता है। तो देखो यहाँ किसी पॉइंट पर, यहाँ जैसे टॉप पॉइंट P है, यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि यहाँ पर इस कर्व की जो यहाँ ये कर्व है टॉप पर, तो ये अगर सर्किल बनाए तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r कितना होगा, है ना। इस और यहाँ पर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे यहाँ u वेलोसिटी है, इस पॉइंट पर धीरे धीरे u चेंज होती है ना, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है। यहाँ किसी पॉइंट और दूसरे गिवन पॉइंट P पर, यहाँ इस पॉइंट को A ले सकते हैं, A पर कितना है, P पर कितना है। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी टाइम टू टाइम चेंज होता है। जैसे यहाँ ये सर्किल बनाएंगे तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, ठीक है ना। तो इसके लिए एक सिंपल फार्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन A इक्वल टू होता है v²/r, ठीक है ना। तो ये सेंटीमीटर एक्सीलरेशन है तो इसमें r इक्वल टू हो जाएगा v²/a, ठीक है ना। और a एक्सीलरेशन कुछ भी हो बट a शुड बी द नॉर्मल कंपोनेंट, है ना। ये होता है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन। फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर देखो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर निकालेंगे, पॉइंट O पर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालें तो क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मल कंपोनेंट क्या है, देखो ये तो थीटा है ना, इधर तो am होगा, am इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो नीचे को ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये फिर थीटा हो जाएगा, नीचे को g है तो am इक्वल टू g cos थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर जो कर्व बनेगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r इक्वल टू होगा u²/g cos थीटा, है ना। यहाँ पर निकाल लिया। टॉप पॉइंट पर क्या कितना होगा, देखो इधर वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा u cos थीटा और नॉर्मल कंपोनेंट है g, तो यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको r मान लें तो ये होगा u² cos² थीटा अपॉन g, ठीक है ना। अब ये डाटा सारे गिवन हैं, तो यहाँ पॉइंट B पर क्या होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो देखो यहाँ पर वेलोसिटी मान लो v होगी तो इधर तो हमारा कंपोनेंट होगा u cos थीटा, ये तो बदलेगा नहीं, लेकिन vy इक्वल टू u vx इक्वल टू होगा u cos थीटा और vy इक्वल टू कितना होगा, ये थीटा है, ये अल्फा मान लें, ये अल्फा एंगल है ना। तो इस पे 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, और ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा तो ये फिर आएगा अल्फा, ठीक है ना। तो
ये निकालना है बी वाई इक्वल टू होगा यू साइन थीटा माइनस जी टी, टी टाइम बाद निकालना है मान लो। तो ये तो बी वाई हो गया। अब हमारा टेन अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन अल्फा इक्वल टू बी वाई अपॉन वी एक्स, इतना आया। तो इसी से हम निकाल लेंगे डाटास गिवन होंगे, कॉस अल्फा निकाल लेंगे, कॉस अल्फा निकाल लेंगे। और जब कॉस अल्फा निकल आएगा तो इस यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम स्मॉल आर निकालना चाहें तो ये कितना होगा वी स्क्वायर, वी स्क्वायर होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू होगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ठीक है ना। वी एक्स वी वाई हमारे पास है गिवन डाटा के अकॉर्डिंग। ये और ये जो है कॉस अल्फा, वी कॉस अल्फा होगा, ये वी यू कॉस थीटा होगा, है ना। वी यू कॉस थीटा होगा, वी कॉस अल्फा होगा, यहाँ वी कॉस अल्फा, यही चीज वी कॉस अल्फा के इक्वल होगी, है ना। तो हम इन डाटा से, चूंकि थीटा में ही हमें आंसर निकालना है, अल्फा तो हमने मान लिया है कि एक्स एक्सिस से ये वेलोसिटी बनाती है एंगल, तो यहाँ पर हम वी स्क्वायर अपॉन जी कॉस अल्फा ये सारे कैलकुलेशन कर लेंगे। इस तरह से वी स्क्वायर निकाल लेंगे, एल्फा कॉस अल्फा निकाल लेंगे, है ना। और वी स्क्वायर अपॉन जी कॉस अल्फा से इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। लेकिन जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन के अलोंग सर्किल के अलोंग मूव करता है, यानी सर्कुलर मोशन करता है, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आर ही होता है, उसके निकालने की जरूरत नहीं होती है। किसी और कर्व के अलोंग अगर पार्टिकल मूव करता है और हमें किसी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम करनी होती है, तो हम इस मेथड का यूज करके करते हैं। हम इस पर भी आपको प्रॉब्लम देंगे और उनको सॉल्व करके हमें दिखाना है। अगर नहीं आपको आती है तो तीसरे वीडियो में हम इनको डिस्कस करेंगे। एक वीडियो नहीं डालेंगे, उसको हम स्कैन करके 2-4 प्रॉब्लम जो है आपको आप लोगों के लिए भेज देंगे और उनको सॉल्व करके उनके आंसर बताइए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हर तरह का वीडियो हमारा आपके पास जाता रहेगा। और वीडियो जेईई का, नीट का, जितनी भी ट्रिक्स हैं, जो ट्रिक्स वहाँ लागू होती हैं वो ट्रिक्स ही हम पढ़ाते हैं, है ना। बोर्ड का तो सब पढ़ाते हैं, बोर्ड का हम भी पढ़ाते हैं। बोर्ड का पढ़ लेने के बाद इस तरह की ट्रिक्स अगर आपको नहीं आती हैं तो आप जो है जेईई या नीट की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए ये ट्रिक्स 15 मिनट या 20 मिनट के वीडियो में होती हैं, वो आप देखें और समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच।